नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा पुनः आज प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। थोड़े से जो क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं वो थोड़े से मतलब मेंटली डिस्टर्ब करने वाले प्रश्न हैं, जो जनरली जो ऑप्शन है अगर वो डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस प्रबल होते हैं। एक्चुअली में सीधे ऑप्शन मिल जाते हैं तब तो हम लोग सही कर देते हैं, मगर अगर ऑप्शन थोड़े लेफ्ट राइट हो गए तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ये बहुत सारे मित्रों ने एलटी में फेस भी किया था कि पेपर अच्छा होने के बावजूद बहुत सारे लोग वहां जाकर कंफ्यूज हो गए। तो ये थोड़े से प्रश्नों का जो बनाया गया है वो थोड़ा कठिन लेवल के प्रश्न है। वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी बीपीएससी किसी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होने वाला आपके लिए। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि आप इस मुगलते में तैयारी कर रहे हैं कि कोई शॉर्टकट होगा और केवल टिक लगाकर सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं। तुक्के से दो चार क्वेश्चन सही कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन के लिए प्रॉपर तैयारी की ही आवश्यकता पड़ती है। आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी तभी सफलता मिलेगी। कोई शॉर्टकट नहीं। अगर शॉर्टकट के अगर आप चक्कर में पड़े तो हर बार वैकेंसी आएगी, हर बार हाथ से निकलती जाएगी। एक समय बाद ओवर एज हो जाएंगे और या एक समय बाद पारिवारिक दबाव की वजह से आप तैयारी करना बंद कर देंगे और अन्य प्राइवेट संसाधनों की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसा ना करें। आप जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को आज ही डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और हमारे साथ जुड़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे नजर डालते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ए काइमेरिक डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय। जो काइमेरिक और डीएनए मॉलिक्यूल होता है और वो फॉर्म्ड बाय किसका बना होता है। एक काइमेरिक डीएनए मॉलिक्यूल। एक काइमेरिक शब्द देते हैं, देखिए एक्चुअली में काइमेरिक एक शब्द अलग से जोड़ा गया है डीएनए के साथ। तो कहता है जो मॉलिक्यूल बनता है वो किससे बनता है। ज्वाइनिंग ऑफ टू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म। यदि मान लेते हैं सेम ऑर्गेनिज्म के दो डीएनए के खंड हैं, उनको आपस में जोड़ दें तो काइमेरिक कहता है। या ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट या सोर्सेज या स्पीसीज, दो अलग अलग जातियों के डीएनए को आपस में जोड़ दें तो काइमेरिक कहते हैं। या सिंथेसाइजिंग डीएनए फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट, यदि आरएनए टेम्पलेट से डीएनए बनाया जाए उसे कहते हैं। या डिलीटिंग स्पेसिफिक जीन फॉर द प्लाज्मिक, या स्पेशल जीन को अगर हम क्या कहते हैं, जीन को डिलीट कर दें तो उसे बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट टू स्पीसीज। मान लेते हैं कोई ए जाति है और ये बी जाति है। अगर मान लेते हैं इसका ये डीएनए है और इसका ये डीएनए है, यदि दोनों को जोड़ देंगे तो उसे हम काइमेरिक डीएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काइमेरिक। काइमेरिक डीएनए बोल सकते हैं या इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ध्यान में रखना। और ये किससे जोड़ा जाता है? तो ये जो जोड़े जाते हैं ये लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़े जाते हैं। किसके एंजाइम से? लाइगेज की मदद से जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है विच इंजाइम इज नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लो। हम किस इंजाइम को प्राय मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू का मतलब होता है, ग्लू का मतलब क्या होता है? चिपकाने वाला। जैसे हम लोग ग्लू यूज करते हैं ना, पेपर कॉपी को चिपकाना रहता है, तो उसी तरह मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं। अर्थात मॉलिक्यूलर यहाँ शब्द क्या है? जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, इन आदि को चिपकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तो हम फेविकोल डाल नहीं सकते, क्विक तो डाल नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? फिर कहता है मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं? तो कहता है डीएनए पॉलीमरेज को कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहते हैं, या आरएन डीएनए लाइगेज, या एल्कलाइन फास्फेट। इसमें से जो दिया हुआ है हम प्राय मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं? तो डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ऑप्शन सी सही है। डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं, या चिपकाने वाला, आणविक चिपकाने वाले पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर। ध्यान में रखना, आपसे पूछेगा ये कैसे चिपकाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाता है और फिर उनको आपस में चिपका देता है, इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से
जानते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से हम क्या सही करेंगे, सी। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द स्टार एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू। द स्टार एक्टिविटी, मुख्य या जो इसकी एक्टिविटी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, वो किसको प्रदर्शित करती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो मुख्य स्टार एक्टिविटी है या मुख्य बोल सकते हैं, जो एक्टिविटी है या क्रियाशीलता है, वो किससे संबंधित है। कहता है वो इस वजह से, देखिए यहाँ ऑप्शन चेंज किए गए हैं, ऑप्शन चेंज किए गए हैं, ये नए नए शब्द हमने उठाकर डाले हैं, जैसे स्टार एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन हमने चेंज कर दिए हैं, थोड़े से कठिन शब्दों का चुनाव किया है। कहता है इट्स एबिलिटी, एक्चुअली में कारण क्या होता है, जो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं हम लोग सही कर देते हैं, अगर स्टेंजा या एक एक बड़ी बड़ी लाइन में आंसर दिया है तो फिर पूरे आंसर पढ़ने पड़ते हैं, तब आंसर करना पड़ता है। तो हम आपको मेंटली उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं कि पेपर कैसा भी बने और आपका सिलेक्शन श्योर हो। इट एबिलिटी टू कट एट एनी रैंडम साइट, यानी उसमें इतनी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो किसी भी रैंडम साइट से कट कर सकता है। क्लीवेज एट नॉन कोनोनिकल या रिलैक्स्ड रिकॉग्नाइजेशन साइट अंडर नॉन ऑप्शन कंडीशन, हाईली इफिशियंसी क्लीवेज एट द स्पेसिफिक साइट, रेजिस्टेंस टू द डीनेचुरेशन ऑफ हाई टेम्परेचर। तो कहता है इसकी स्टार एक्टिविटी क्या होती है। तो अगर स्टार एक्टिविटी आपसे पूछेगा तो इसकी स्टार एक्टिविटी क्या है, तो बी, क्लीवेज एट नॉन कैनोनियल रिलैक्स रिकॉग्नाइजेशन साइट अंडर नॉन ऑप्शनल कंडीशन। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, बी। देखना, एक्चुअली में जब पीएच एक, ये थोड़ा सा अलग है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो आप परंपरागत पढ़ते आए हैं उससे ये थोड़ा सा डाटा कठिन निकाला गया है कि स्टार एक्टिविटी क्या है। तो क्लीवेज आर नॉन कैनो कैनोसियल या रिलैक्स रिकॉग्नाइजेशन साइट अंडर नॉन ऑप्टिमल कंडीशन। तो अब यहां समझिएगा कि जब जो पीएच होता है, जब पीएच आयनिक स्ट्रेंथ, ध्यान रखना पीएच जो होता है आयनिक स्ट्रेंथ या ग्लिसरॉल कंसंट्रेशन सही नहीं होता है, ध्यान रखना। जब पीएच, जब पीएच या आयनिक स्ट्रेंथ या ग्लिसरॉल कंसंट्रेशन सही नहीं होता है, तब रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है असली रोकनेजन साइट के अलावा मल्टी मिलती और जुलती जगहों पर भी कट लगाने लगता है। ध्यान में रखना, एक चीज फिर से सुनिएगा, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है कि जब पीएच या आयनिक स्ट्रेंथ जो है या पीएच या जो ग्लिसरॉल कंसंट्रेशन अगर सही ना हो, तो यही अन्य जगहों से भी कट लगाने लगता है। आपसे यहां एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब ये डिस्टरबेंस कब उत्पन्न कर देता है, काटता तो सही है मगर ये मान लो तो काटना यहां से है और काट यहां से रहा है, यहां से, तो कब, जब पीएच गड़बड़ हो सेल का, सेल में आयनिक स्ट्रेंथ गड़बड़ हो, या जो ग्लिसरॉल कंसंट्रेशन अगर सही नहीं होता है, तो ये गड़बड़ काटने लगता है। तो ऑप्शन है बी, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन PBR322 इफ जीन इज इंसर्टेड एट द बैम H1, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, साइट विच रेजिस्टेंस विल बी लॉस्ट। कहता है जो PBR322 है जीन इज इंसर्टेड एट द BAM-H1 साइट, विच रेजिस्टेंस विल बी लॉस्ट, तो उसकी रेजिस्टेंस कैसे हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। कौन सी रेजिस्टेंस लॉस्ट होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस या कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, या बोथ ए और बी। कौन सी रेजिस्टेंस लॉस्ट होती है, ध्यान में रखना। आपसे पूछेगा कि PBR322 प्लाज्मिड में यदि बैम एच फर्स्ट को हम इंटर कर दें, तो उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है इस प्लाज्मिड की, वो नष्ट हो जाती है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस या कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नष्ट होती है। क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन को हम सही करेंगे।
तो यहाँ क्या क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो हम आपको बता दें कि जो बैम एच आई है, एच आई वो नहीं बोलेंगे, एच फर्स्ट है, ये क्या करता है, ये जैसे ही अंदर जाता है, ध्यान में रखना, जैसे ही अंदर जाता है तो ये क्या करता है, ये दूसरे जीन्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ एथिडियम ब्रोमाइड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपसे पूछता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम यूज करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड का। तो इसका रोल क्या है एथिडियम ब्रोमाइड का, तो कहता है टू प्रोवाइड द चार्ज ऑफ डीएनए, ये डीएनए के चार्ज को प्रोवाइड करता है। टू एक्ट एज बफर, ये बफर की तरह यूज करता है। बफर विलियन क्या होते हैं, ऐसे विलियन जिसमें अम्ल डाला जाए या क्षार डाला जाए, उनमें परिवर्तन हो तो उन्हें बफर विलियन बोलते हैं। इट इंटरकैलेट बिटवीन डीएनए बेसिस एंड फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। तो एथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, ध्यान में रखना, एथिडियम ब्रोमाइड जब डाला जाता है तो ये जो बेस होते हैं उसी के बीच में एथिडियम ब्रोमाइड फंस जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड जैसे ही फंस जाता है और जब हम लाइट अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो ये चमकता है। ये क्या करता है, चमकता है। यूवी लाइट डालते ही जो बैंड होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये डीएनए है, डीएनए में जो बैंड होते हैं वो क्या करते हैं, चमकते हैं। और कैसे चमकते हैं, तो ये किस कलर के दिखाई देते हैं, ऑरेंज दिखाई देते हैं। हमें किस कलर के दिखाई देते हैं, ऑरेंज। तो एथिडियम ब्रोमाइड का कार्य क्या है कि ये बैंड बनाने में मदद करता है। जब यूवी लाइट डालते हैं तो हमें बैंड दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, सी। क्वेश्चन बहुत कठिन क्वेश्चन है, आपकी सोच से ज्यादा कठिन क्वेश्चन हमने बनाए हैं, जिससे आप, देखिए सरल वाले क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, कठिन क्वेश्चन इसीलिए हमने बनाए हैं जिससे आपका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब कर सके। और डिस्टर्ब होगा तब आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिसआर्म्ड वेक्टर ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। एक शब्द यूज हुआ, डिसआर्म्ड वेक्टर, डिसआर्म्ड वेक्टर ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कहता है वो कौन है जो डिसआर्म वेक्टर की तरह प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया जाता है। पीबीआर थ्रियो, ये एक प्लाज्मिड है, या टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, या लैम्डा फेज, या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये कई बार पीजीटी में पूछा जा चुका है कि बैक का फुल फॉर्म क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो वो है टीआई प्लाज्मिड। एक्चुअली में टीआई प्लाज्मिड जो होता है, ध्यान में रखना, जो टीआई हमारा जो टीआई प्लाज्मिड है, तो क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड ये यहां लिखेंगे। जो टीआई हमारा प्लाज्मिड होता है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन पाया जाता है। ध्यान में रखना, क्या पाया जाता है, जीन, जिसे हम टीडीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस जीन को, क्या बोलते हैं, टीडीएनए। ध्यान में रखना, उस जीन्स को क्या बोलते हैं, टीडीएनए। अब हम क्या करते हैं, इस टीडीएनए को निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस टीडीएनए को निकालना ही डिसआर्म्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, डिसआर्म्ड कहलाता है, डिसआर्म्ड। समझ में आ गया। हम टीआई प्लाज्मिड में से वो जीन निकाल लेते हैं जो ट्यूमर उत्पन्न कर रहा है। मान लेते हैं ये पौधा है, इसमें एक बड़ा सा ट्यूमर उत्पन्न करती है टीआई प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का वो जीन हम बाहर निकालते हैं जिसे टीडीएनए बोलते हैं, बाहर निकालना, इसे डिसआर्म्ड बोलते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो हमारी यूजफुल जीन है, जो हमारी जरूरत की जीन्स है, अब इस टी जीन्स हमने निकाला, ये खाली हो गया, टी जीन की जगह हमने दूसरी जीन डाल दी। मान लेते हैं हमें ए जीन डालनी थी, ए जीन डाल दी। फिर क्या करते हैं, हम इसे दूसरे पौधे में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे हमारा प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जीन हो जाती है। तो इसे बोलते हैं डिसआर्म वेक्टर। तो डिसआर्म वेक्टर के रूप में किसका यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन लेवल जो है वो 100% कठिन लेवल है ये, ध्यान में रखना। बिल्कुल सिंपल लेवल नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन लेकर चल रहा है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 7, सी डीएनए इज सिंथेसाइज फ्रॉम एमआरएनए बाय व्हिच एंजाइम। कहता है जो सी डीएनए होता है, जो बनाया जाता है सी डीएनए, क्या बोलते हैं, सी डीएनए। सी डीएनए को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए।
क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि जो सी डीएनए है सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम यम आरएनए से। तो यम आरएनए से जो डीएनए बनता है, ये जो डीएनए बनता है उसे सी डीएनए कहते हैं। ये किससे बनता है, तो कहता है डीएनए लाइगेज से, या डीएनए पॉलीमरेज से, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। तो ऑप्शन सी सही होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। ध्यान में रखना, एक्चुअली में डीएनए से एमआरएनए जो बनता है वो बनता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। और इससे ये बनना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द टेक्निक यूज्ड इज आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए सैंपल। हमारे पास कोई सैंपल है और उसमें से हमें स्पेसिफिक प्रोटीन का चुनाव करना है या विशेष प्रोटीन को पहचानना है। तो कुछ तकनीकी हैं जिनके आधार पर हम प्रोटीन या डीएनए या आरएनए को पहचानते हैं। तो ध्यान में रखना, जो नॉर्थर्न टेक्निक होती है इससे हम आरएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। साउथर्न जो टेक्निक होती है उससे हम डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उससे हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। तो कहता है कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन है या विशेष प्रोटीन है, अगर उसको हमें पहचानना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, सी नंबर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का हम प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है इन पीसीआर, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन जो पाई जाती है उसमें प्राइमर एनिलिंग जो होती है। प्राइमर एनिलिंग क्या होती है, ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे प्राइमर एनिलिंग क्या होती है तो इसमें प्राइमर जुड़ता है डीएनए टेम्पलेट के साथ। क्या होता है, डीएनए जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट जो होता है उससे क्या जुड़ता है, तो क्या जुड़ता है, तो उससे प्राइमर जुड़ता है जिससे डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट कर सके और बढ़ा सके। ठीक है, तो कहता है आकर व्हाट टेम्परेचर रेंज, उस समय टेम्परेचर रेंज कितनी रखी जाती है, तो 40 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एक्चुअली में ये जो निशान है वो सेंटीग्रेड का है। कितना रखा जाता है, तो 40 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर रखते हैं। तो वही कह रहा है कि प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर एनिलिंग का मतलब हुआ डीएनए से प्राइमर का जुड़ना पीसीआर में। पीसीआर की खोज किसने की थी, कैरी मुलस ने की थी। पीसीआर की खोज किसने की थी, कैरी मुलस ने की थी। पीसीआर का कार्य क्या एग्जाम में पूछ देता है, तो पीसीआर का मुख्यतः जो कार्य है वो है डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार करना। ठीक है, जैसे फोटोकॉपी होती है, एक एक कॉपी ली हम, बहुत सारी फोटोकॉपी, उसी तरह एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए तैयार करना। तो टेम्परेचर कितना, 40 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज ए कॉस्मिट। कॉस्मिट क्या होता है, ध्यान में रखना, कॉस्मिट क्या होता है। कॉस्मिट एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो कि मैन मेड है। मैन ने इसको अपने हिसाब से बनाया, दो जीवों के जीन्स को मिक्स करके इसको बनाया गया जिसे कॉस्मिट बोलते हैं। इसमें एक दो चीजें हैं, ये इसमें प्लाज्मिड, इसमें क्या कहते हैं, प्लाज्मिड प्लस कॉस साइट लगाया गया। कॉस साइट किससे प्राप्त की थी, तो लैम्डा फेज से। किससे, लैम्डा फेज से। यानी प्लाज्मिड और लैम्डा फेज का जो कॉस साइट है उसको मिक्स करके बना दिया गया क्या, कॉस्मिड। क्योंकि इसमें कॉस साइट होती है इसीलिए इसे कॉस्मिड के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड में लैम्डा फेज का कॉस साइट पाया जाता है जिससे हम कॉस्मिड, यानी लैम्डा फेज और प्लाज्मिड के जीन्स को मिक्स करके एक नया प्लाज्मिड बनाया गया जिसे हम कॉस्मिड के नाम से जानते हैं। तो कहता है सर्कुलर डीएनए फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, सर्कुलर डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसे कॉस्मिड कहते हैं। या हाइब्रिड वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो दो जीवों से मिलाकर बनाया गया हो, कंटेनिंग फीचर्स बोथ, इसमें प्लाज्मिड के भी फीचर्स होते हैं एंड लैम्डा फेज के भी, यानी वायरस है लैम्डा फेज के भी फीचर्स होते हैं जिसमें कॉस साइट्स पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही है कि इसमें हमें प्लाज्मिड के भी फीचर मिलते हैं और लैम्डा फेज जिसमें कॉस साइट पाई जाती है, इसीलिए इसे कॉस्मिड के नाम से जानते हैं। फिर कहता है ए टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, यह आरएनए मॉलिक्यूल का एक प्रकार है या एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम, या एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। तो ऑप्शन बी ही इसका ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वीएनटीआर रिफर्स टू द वीएनटीआर रिफर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब आपने पढ़ा होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था? एलेक्स जेफरी ने दिया था ना। एलेक्स जेफरी ने दिया था ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो पिता कहा जाते हैं, तो लाल जी को कहा जाता है, लाल जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। लाल जी को भारत में अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछेगा तो लाल जी को बोलेंगे, और वैसे डीएनए फिंगर के जो पितामह या पिता कहे जाते हैं वो एलेक्स जेफरी कहे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार टीजीटी पीजीटी में पूछा है। ये थोड़ा सा टफ वाला है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किससे पता लगाता है? पैतृक पता लगाता है, और जो क्रिमिनल केसेस है उनका पता लगाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो हर व्यक्ति में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है, फिर यहाँ कुछ जीन्स रिपीट हुए, फिर यही ठीक जीन्स यहाँ फिर रिपीट हुए, फिर जीन्स रिपीट हुए। तो ये खास पैटर्न हर जीव में अलग अलग होता है, तो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो यही पैटर्न देखकर पता लगाया जाता है कि मतलब बायोलॉजिकल फादर मान लेते हैं। कोई व्यक्ति पता लगा कि किसी के साथ रिलेशन में रहा हो और उसका बच्चा हो जाए, और वो कह दे कि हमारा बच्चा नहीं है, या कोई चैलेंज कर दे कि हमारा बच्चा नहीं है, उस केस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि बायोलॉजिकल फादर कौन है। नारायण दत्त तिवारी वाला जो केस था, भी हो सकता है आपको याद ना हो। नारायण दत्त तिवारी के कई लोगों से संबंध थे, तो एक कोई शर्मा था, मुझे नाम पूरा याद नहीं है। तो फिर वो महिला ने चैलेंज किया था कि नारायण हमारे बेटे के पिता नारायण दत्त तिवारी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो फिर वो केस भी जीता था। फिर बाद में शादी वादी हुई, फिर वो मर गया वो लड़का ही। ठीक है, चल। तो वो क्या था? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। तो वो क्या होता है? वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। तो ऑप्शन है, तो कुछ समय बाद रिपीट होता है, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए, कहता है वेरी नैरो टेंडन रीजन, वेरिएबल नॉन ट्रांसक्रिप्ट रीजन, और वायलाइन न्यूक्लियोटाइड, ये सब फर्जी नाम दिए गए। असली क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, VNTRS रिफर्स टू। फुल फॉर्म उसने पूछा था तो वो हमने बता दिया। फिर कहता है द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर्स रिफर्स टू द। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब होता है आणविक कैंची किसे कहा जाता है? तो डीएनए लाइगेज को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, ग्लू। और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, आणविक कैंची। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इनमें से जो टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या है? तो हम आपको बता दें कि जो टाइप सेकेंड एंजाइम होते हैं, ये सबसे ज्यादा बायोटेक में यूज होते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी है सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और ये क्या करता है? ये जो टाइप सेकेंड होता है अंदर जाकर स्पेसिफिक साइट से कट करता है, स्पेसिफिक साइट से डीएनए को कट करता है। और खास बात इसमें और होती है, इसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है, सॉरी, जरूरत नहीं होती है, यानी एटीपी की जरूरत नहीं होती है। खास बात ये है। तो इनमें से कहता है टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, ये थोड़ा कठिन लेवल का है, 100% कठिन है। टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इनमें से कौन है? कहता है इको आर फर्स्ट को बोलेंगे, इको के को बोलेंगे, इको बी को बोलेंगे, या एटीपी डिपेंडेंट न्यूक्लियस को बोलेंगे। तो ऑप्शन ए सही है, इको आर फर्स्ट जो है वो क्या है? हमारा टाइप सेकेंड। ये शब्द मुख्य है, टाइप सेकेंड। अब आपसे रिस्ट्रिक्शन इन जो न्यूक्लियस बोलता तो कुछ भी कह देते, मगर उसने टाइप सेकेंड पूछा है तो वो है इको आर फर्स्ट। और टाइप सेकेंड का मीन्स हमने आपको बता दिया है कि टाइप सेकेंड का मीन्स क्या होता है। तो टाइप सेकेंड का यहां मीन्स है सिर्फ मतलब इतना है कि इनको एटीपी की जरूरत नहीं होती है, स्पेसिफिक साइट से डीएनए को कट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द फ्लेवर सेवर टोमेटो वाज इंजीनियर्ड बाय। इससे आसपास के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसके आसपास बने।
कुछ चीजें पूछता है, 3-4 चीजें पूछता है, जो क्वेश्चन को घुमाते हैं वो तीनों चारों चीजें बताएंगे। फ्लेवर सेवर टोमेटो एक ट्रांसजेनिक टोमेटो है, मतलब इनमें जीन का हेर फेर करके इसको तैयार किया गया। एक्चुअली में टमाटर क्या होता है, जैसे आज तोड़ा गया, आप खेतों में तोड़ेंगे तो कल मंडी गया और मंडी में क्या होता है, अगर नहीं बिका तो दूसरे दिन वो लाल हो जाता है, तीसरे दिन सड़ जाता है, यानी पक बहुत जल्दी जाता है, जो गांव का देसी टमाटर है। दूसरा टमाटर जो आता है, आपने अब जो टमाटर देखे होंगे वो 5-5 10-10 दिन तक रखे रहते हैं और वो बिल्कुल गलते नहीं है, 5-5 10 दिन तक ऐसे ही रहते हैं, गलते नहीं है। तो इसमें क्या किया गया ये आप समझ लो। एक्चुअली में पॉली ग्लैक्टोरोनेज, जिसे हम पीजी एंजाइम बोलते हैं, पॉली ग्लैक्ट्रो ग्लैक्टो यूरिनेज, ग्लैक्टो यूरोनेज, यू बना यूरोनेज, पीजी, ये जो इंजाइम है, ये जो पेक्टिन होता है, जो टमाटर में पेक्टिन होता है, वो क्या करता है, पेक्टिन को गला देता है, जिसके कारण टमाटर पक जाता है। तो इसमें एक तकनीक यूज की गई, कौन सी तकनीक, एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी यूज की गई। टेक्नोलॉजी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लेवर से टोमेटो में कौन सी तकनीक यूज की गई, एंटी सेंस आरएनए तकनीक यूज की गई, जिससे इस एंजाइम को क्या कर दिया गया, मतलब इसके प्रभाव को कम कर दिया गया, जिसके कारण अब जो टमाटर हैं उनकी लाइफ, सेल्फ लाइफ बढ़ गई, अब वो जल्दी पकते नहीं है। ठीक है, तो फ्लेवर सेवर तो कहता इंक्रीज विटामिन सी, इससे विटामिन सी इंक्रीज हुई नहीं। अब देखना, इसी ये जो डाटा दिया, अब आप खुद आंसर निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस पेस्ट, जो इसमें कीट लगते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको नहीं लगने देता। कहता रेड्यूस द एक्टिविटी ऑफ पॉलीग्लैक्टोनेज एंजाइम, ऑप्शन यही तो सही करेंगे कि यह पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे हमारा जो टमाटर तुरंत लाल हो जा रहा था, आज हमने खेत से तोड़ा और कल वो बिल्कुल पक जा रहा था, मंडी जा ही नहीं पा रहा था, वो समस्या खत्म कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 15 नंबर। कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन वेक्टर। सिलेक्टेबल जो मार्कर है वेक्टर में, वेक्टर समझ रहा है, वेक्टर जैसे प्लाज्मिड और ये सब है, वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो कहता है कि जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है उसका रोल क्या होता है। तो कहता है टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, यह रेप्लिकेशन द्विगुणन को प्रारंभ कर देता है, या टू आइडेंटिफाई एलिमेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, या यह ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो एलिमेंट्स हैं, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, और एलिमेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ये आइडेंटिफाई करता है, और एलिमेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये क्या ऑप्शन क्या सही होगा, बी। ऑप्शन क्या होगा, बी। एक्चुअली में सिलेक्टेबल मार्कर है, सिलेक्टेबल मार लेते हैं, सिलेक्टेबल जो मार्कर है, जैसे कि एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है, से हम बैक्टीरिया में पहचान पाते हैं कि प्लाज्मिड मतलब सक्सेसफुली अंदर गया कि नहीं गया। इन सब की जो पहचान की जाती है वो सिलेक्टेबल मार्कर से की जाती है। क्या पहचान की जाती है, सिलेक्टेबल मार्कर से। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ। जो गोल्डन राइस है, ये क्वेश्चन कहाँ बना था ये भी मैं बता दूं, ये बना था झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर में, छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे संबंधित क्वेश्चन बन चुका है। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोड्यूस हाई लेवल, जो गोल्डन राइस तैयार किया गया वो मॉडिफाइड है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्यों उसे गोल्डन राइस कहते हैं। तो विटामिन बी 12 को, या विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, आयरन, या इसेंशियल आयरन। तो वो विटामिन ए, ऐसे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, गोल्डन राइस में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था। अब आपसे मान लेते हैं बहुत गहराई से पूछ दे, तो थोड़ा गहराई लेकर आपके लिए चलते हैं। गहराई में गोल्डन राइस में
जो फाइटोइन सिंथेटेज या सिंथेज, फाइटोइन सिंथेसेस प्लस कैरोटीन डिसैचुरेज, इन दोनों के जीन डाले गए। क्या डाले गए? जीन, जो कि विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर जो विटामिन ए को बनाने का कार्य करता है, बीटा कैरोटीन, ये प्रीकर्सर है। विटामिन ए का प्रीकर्सर एग्जाम में पूछेगा तो बीटा कैरोटीन जो है, तो ये दो जीन चावल में डाले गए जिससे बीटा कैरोटीन बन सके, यानी विटामिन ए बन सके। तो ऑप्शन आपसे पूछेगा कौन कौन जीन डाले गए, फाइटोइन सिंथेसेस और कैरोटीन डिसैचुरेज, ये दो जीन्स इसमें इंसर्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17, डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग लाइफलाइजेशन रिफर्स टू, लाइफलाइजेशन क्या होता है? डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेसिंग लाइफलाइजेशन है वो क्या होता है? बिल्कुल नया शब्द, बहुत सारे मित्र ये पहली बार सुन रहे होंगे, बायोटेक्नोलॉजी में है। लाइफलाइजेशन क्या होता है? लाइफलाइजेशन में करते क्या है पहले आप समझ लो, तब समझ में आएगा। लाइफलाइजेशन एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। ये क्या है? डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, जिसमें प्रोडक्ट को फ्रीज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रोडक्ट को फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं? प्रेशर को कम करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं, ताकि जो बर्फ बनी है, आइस जो है, वो डायरेक्टली वेपर में बदल जाए। किस में बदल जाए? वेपर में, डायरेक्ट। एक्चुअली में क्या होता है, बर्फ जो होती है, बर्फ जो होती है वो पहले वो पानी में बदलती है, और फिर जब गर्म करते हैं तो फिर वो वेपर में बदलती है। लायोफिलाइजेशन में क्या होता है? बर्फ से डायरेक्ट वेपर बनाई जाती है, बीच का हिस्सा गोल, पानी नहीं बनता है इससे। तो इसे क्या बोलते हैं? फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। क्या है ये? फ्रीज ड्राइंग। समझ में आ गया? इसी को हम लाइफिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अति कठिन है, पहली बार नाम ही सुन रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू एनिमल सेल बाय यूजिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस। कहता है वह तकनीक कौन है जिसमें जो डीएनए इंट्रोड्यूस, जो डीएनए को अंदर डालते हैं एनिमल सेल में हाई वोल्टेज के माध्यम से, मतलब कोशिका डीएनए, हम हाई वोल्टेज दिया कोशिका को, जिससे हमारा डीएनए अंदर हो जाता है। कहता है इसे बायोलिस्टिक्स बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं, या इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं, या लिपोफेक्शन बोलते हैं। तो इसे हम इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं। एक्चुअली में ये कहा गया है कि जब हम सेल में हाई वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज का झटका देते हैं तो कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उसी छिद्र से हमारा डीएनए उसके अंदर खट से चला जाता है। तो इसे बोलते क्या है? इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं। तो ये था 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और 19 नंबर कहता है, ए जीनोमिक लाइब्रेरीज। जो जीनोमिक लाइब्रेरी होती है वो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है? जीनोमिक लाइब्रेरी में मैं बता दूं कि जो डीएनए के छोटे छोटे जीन्स है उनको निकाल लिया जाता है, और किसी जीव दूसरे में उनको इंसर्ट करके उनकी मल्टीपल कॉपी तैयार की जाती है, उसे बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। तो एक कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोटीन इन द ऑर्गेनिज्म, यानी जीव में जो प्रोटीन का पूरा कलेक्शन उसे, या एक कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्लोन्ड इनटू वेक्टर्स। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे कि वेक्टर्स के माध्यम से हम उनकी मल्टीपल कॉपी दूसरे जीव में तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहला जो ह्यूमन हार्मोन्स है, पहला जो ह्यूमन हार्मोन्स है, ध्यान में रखना, रिकॉम्बिनेंट तकनीक से जो पहला हार्मोन्स बनाया गया था वो कौन था? तो कहता है एस्ट्रोजन था, या हिम्यूलिन था जिसे इंसुलिन कहते हैं, या थायरोक्सिन था, या एड्रेनलिन। तो पहला हार्मोन था हिम्यूलिन इंसुलिन।
ठीक है, जो कि ई कोलाई के माध्यम से तैयार किया गया था और इली लिली कंपनी ने इसको तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक स्टेप है उसमें जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान में रखना 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सटेंशन होता है। तो ये एक्सटेंशन क्या है, ये एक्सटेंशन क्या है, फंक्शन क्या एक्सटेंशन का? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का डीनेचुरेशन, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्टैंड बाय टैग पॉलीमरेज। तो ऑप्शन सही है बी। इसमें क्या होता है, डीएनए स्टैंड, नया डीएनए स्टैंड बनता है टैग पॉलीमरेज से। टैग पॉलीमरेज एंजाइम है जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बायोलिस्टिक्स। बायोलिस्टिक्स क्या है, जिसे हम जीन गन बोलते हैं। बहुत उम्दा क्वेश्चन है कि बायोलिस्टिक्स है जिसको हम जीन गन बोलते हैं, मोस्ट सुटेबल फॉर, ये सबसे ज्यादा सुटेबल होती है किसके लिए? डिसआर्मिंग पैथोजेंस, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये सबसे ज्यादा किसके लिए सुटेबल है? तो आप बताएं सबसे ज्यादा ये किसके लिए सुटेबल है? तो इसका कार्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। एक्चुअली में बायोलिस्टिक या जीन गन्स में पूछ लेता कौन सा एलिमेंट्स यूज करते हैं, तो गोल्ड यूज करते हैं और टंगस्टन। टंगस्टन, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन गन में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में पूछा गया था कि जो जीन गन है उसमें से कौन एलिमेंट यूज करते हैं। तो दो एलिमेंट यूज करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन। इसमें क्या करता है, टंगस्टन या गोल्ड पर हम क्या करते हैं कि डीएनए अपना लगा देते हैं और गन से कोशिका में मारते हैं, जिससे कोशिका के अंदर हमारा डीएनए इंसर्ट कर जाता है, जिससे हमें प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्मेशन करने में मदद मिलती है। और इनका प्रयोग ज्यादातर सेल वॉल युक्त ही कोशिकाओं में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या है? एक प्रकार का जो बायोरिएक्टर है, एक प्रकार की मशीन है। क्या है? बायोरिएक्टर मशीन है। ध्यान में रखना। तो इसमें कौन कंपोनेंट बायोरिएक्टर का नहीं है? तो एगिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या पीएच कंट्रोल सिस्टम। तो देखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है। क्या है? इंजाइम है, जो अभी हमने आपको बताया था कि यह एमआरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, ये एक रासायनिक क्रिया है जो दूर दूर तक इससे संबंधित, बायोरिएक्टर से नहीं है। बाकी एगिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पीएच कंट्रोल, ये सब इसके हिस्से, चूंकि ये मशीन है, ये जबकि इंजाइम है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। अब आए दो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है, जिसका आंसर आपको करना है। पहला थोड़ा सा कठिन है। अब बीटी टॉक्सिन खूब पढ़े हैं, हमने भी खूब पढ़ा है। ये थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा। 24, द बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis। तो आप सब जानते हैं बीटी टॉक्सिन जो जीन्स है वो बैसिलस thuringiensis से लिया जाता है। ये क्या है? कहता है इन इंट्रासेलुलर लिपिड है। ये जो टॉक्सिन इससे निकलता है बीटी टॉक्सिन, ये इंट्रासेलुलर लिपिड है, या एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड है, या एन इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, या प्रोटोटॉक्सिन है, या ए न्यूक्लिक एसिड। इनमें से ऑप्शन क्या होगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, दो क्वेश्चन हर बार देते हैं। फिर है इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन इज यूज्ड टू। जो इंसर्टेशनल जो है, इंसर्टेशनल जो इनएक्टिवेशन है, इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन इज यूज टू, किसमें यूज करते हैं? किल द बैक्टीरिया, सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट, या इंक्रीज द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, या डाइजेस्ट द डीएनए। तो 24 और 25 का आंसर क्या होगा, आप हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।